हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको करवाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास तो आपको बताया था, कोई भी बॉडी है जैसे ये डस्टर है, इसकी पूरी मास एक पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि वहाँ पे इसकी पूरी मास कंसंट्रेटेड है, वहां से इसकी पूरी मास को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि एक्चुअल में पूरी मास उस पॉइंट पे नहीं होती। सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो इमेजिनरी है, रियल नहीं होता वो। जैसे ये डस्टर है, इसको अगर यहाँ से इस पॉइंट से कंट्रोल करते हैं नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा। इससे करते नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर से कंट्रोल करें, ऐसे देखो अब ये कंट्रोल हो गया यहाँ पे, यहाँ से नहीं गिर रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से नहीं गिर रहा है, ये है उसका सेंटर ऑफ मास। ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता रहा हूँ, पिछली वीडियोज में भी करवा था आपको। ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इसकी जो पूरी मास है वो कंसंट्रेटेड है। हालांकि रियलिटी में यहाँ नहीं है पूरी मास तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन सेंटर में एक पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी मास को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ वहां से। एक्चुअली में नहीं होती वहां पे पूरी मास, तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो छोटी उंगली है, तर्जनी उंगली, इससे पूरे पहाड़ को उठाया था। तो पूरे पहाड़ से जहां पे उन्होंने ये उंगली लगाई थी, तो वो जगह थी जो वो उस पहाड़ की सेंटर ऑफ मास थी। सेंटर ऑफ मास पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली को लगाया था, तो उससे फिर पूरे पहाड़ को उठाया था। तो वो थी सेंटर ऑफ मास। अब ये मैंने दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन जो करवाएंगे, इसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की। तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक्चुअली में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्स वाई है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस के साथ में ये जो वस्तु है, ये बॉडी, ये रोटेट करती है इस एक्सिस के साथ साथ, इसलिए इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस वस्तु की सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। बिल्कुल सिंपल है। पहले आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है। रट्टा नहीं लगाना आपने। ये बात फिट अगर हो गई तो इसका आंसर आप बिना याद किए इसका आंसर आप लिख सकते हो। एक बार और समझ लो, इसकी वस्तु की जो सेंटर ऑफ मास है उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। Radius of gyration of body is the perpendicular distance from the axis of rotation of a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Supposed to be है यानी मानी जाती है, एक्चुअली में नहीं होती वहां पे पूरी मास। Supposed to be concentrated, तो वो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब इसका ये एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। तो इसका एक्सप्रेशन समझने के लिए ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, mr1² प्लस mr2² प्लस mr3²। तो ये m है जो, उसमें तो हमने m1 m2 m3 अलग अलग मान लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हर एक पार्टिकल की जो मास है वो सेम है और वो m है। तो mr1² प्लस mr2² प्लस mr3², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था।
और रेडियस ऑफ जायरेशन को k द्वारा लिखते हैं, और ये मान लेते हैं कि वस्तु में n पार्टिकल्स हैं, स्मॉल n पार्टिकल्स हैं वस्तु में। ये बात आप, ये सारी चीजें एक बार सही से आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये फिर यहाँ से मिटेना है मैंने, फिर यहाँ पे मैंने और काम लिखना है। अभी ध्यान से इनको समझ लेंगे। n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी, और स्मॉल m है एक पार्टिकल की मास, और कैपिटल M है पूरी बॉडी की मास ऑफ होल बॉडी। तो अब देखो कैपिटल M किसके बराबर बन जाएगा? कैपिटल M बन जाएगा स्मॉल m इंटू n, क्योंकि पूरी बॉडी में n पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल की मास m है। ध्यान से m और n ध्यान से समझना है। n पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल की मास m है, तो टोटल जो मास बनेगी इनको मल्टीप्लाई करने से बनेगी। जैसे मान लो 100 पार्टिकल्स हैं तो बन गया 100m, 500 पार्टिकल है 500m, n पार्टिकल्स हैं तो n इंटू m। ये याद रखना है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n। ये काम आएगा एक्सप्रेशन में। अब देखो I है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए याद रखेंगे m के स्क्वायर, मास ऑफ होल बॉडी इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इंटू मास ऑफ होल बॉडी, ये याद रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है, और उसकी जगह लिख देंगे m के स्क्वायर, I की जगह m के स्क्वायर, ये यूं के यूं चलेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया था जो कैपिटल M है वो mn के बराबर होता है, तो कैपिटल M की जगह लिख देंगे mn इंटू के स्क्वायर, यूं करो। इधर क्या करेंगे, m सब में है तो इस स्मॉल m को कॉमन ले लेंगे, अंदर सिर्फ ये बच जाएंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये सारे अंदर बच जाएंगे। अब आगे ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके बटे में होके कट जाएगा। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन का, रेडियस ऑफ जायरेशन का यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। k की वैल्यू चाहिए, k के साथ जो कुछ उधर जाएगा, k के साथ में पहले तो n है, n मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस rn स्क्वायर। k के साथ में ये n है, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2 पावर है उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, 2 शक्ति उधर जाके अंडर रूट बन जाती है। ये फॉर्मूला तैयार हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन का, इसको बॉक्स में डाल देंगे। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, रेडियस है तो लेंथ है, और लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट मीटर बनेगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ये लेंथ है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस और लेंथ है तो मास तो उसमें होती नहीं, m की 0, लेंथ l की पावर 1, टाइम का उसमें कोई चक्कर नहीं होता, t की पावर 0, लेंथ है तो l की 1 बनेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसको आपने पक्का तैयार करना है, तो अभी इतना ही करेंगे। ओके, थैंक्स।